स्तर पे। तो अब अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर एक बार क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया टोटल, ठीक है। तो आपको हालांकि मैंने पीडीएफ भेज रखी है, बट फिर भी देख लेते हैं एक बार सारे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है, हु वाज द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा संभाजी। संभाजी की बात को पता ही है कि संभाजी के बाद जो नेक्स्ट होते हैं मराठा में कौन थे, राजाराम। ये तो आपने प्रशांत ने भी पीडीएफ भेजी थी, उसके अंदर भी डायनेस्टीज को समझा रखा था कि मराठा के अंदर कौन था। राजाराम की डेथ के बाद अलग उनकी वाइफ संभालती है, बट हाँ स्ट्रीमलाइन वाला कैसा आएगा तो राजा। अगर मैं उसमें बात करूं छत्रपति के बारे में तो यही है। अगर हाँ पेशवा सिप के बारे में बात करें तो पेशवा में आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा के बारे में, चीफ मिनिस्टर के। तो इंपीरियर मतलब छत्रपति या किंग के रूलर के हिसाब से तो राजा नाम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ना। Who was the following Indian ruler established embassies in the foreign countries on the modern line? टीपू सुल्तान, इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। देख लिया, आपको किसी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे पिंग कर दिए, मैं बता दूंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, द मराठा इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन। बिल्कुल सही बात है। मराठा वाज फर्स्ट टू हैव द कांसेप्ट ऑफ द किला। बिल्कुल, ये बहुत सही चीज है क्योंकि इन्होंने एक्चुअली हिंदू राष्ट्र को ज्यादा प्रमोट, मैंने बताया हिंदू राष्ट्र का पूरा एक जिसके बेसिस के तले इन्होंने सारे राजाओं को कंबाइन करने की कोशिश करी। तो ये बात भी 100% वैलिड है और ये बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलोगे बोथ ए एंड आर इज ट्रू, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इमर्ज हुए, क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जितने भी बाकी राजा थे उनको एक ही मतलब बेस पे, हिंदू राष्ट्र के बेस के ऊपर कंबाइन करने की कोशिश करी। नेक्स्ट है फोर्थ, ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये मैंने लेटर लिखा हुआ है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी नहीं होगा कि किस तरह से एनेक्सेशन हुआ, इसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं मेंस के क्वेश्चन। मेंस को बाद बताते हैं, पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर मेंस बात। अच्छा प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हाट ब्रॉट इन इंडियन स्टेट इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। तो क्यों भाई ये क्वेश्चन है कि भाई साहब आपस में लड़ते क्यों रहते थे? तो उसका सिंपल सा जवाब है, रूलर फॉलो द पॉलिसी ऑफ, हाँ बिल्कुल सही बात है, बाउंड्री बनानी होती थी। जैसे मैसूर देख लो, निजाम देख लो, मराठा देख लो, आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे नॉर्थन से कास्ट के ऊपर लड़ाई होगी इनके बीच में। याद करिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के पीछे बैकग्राउंड क्या था, नॉर्थन से कास्ट। तो ये हाँ टेरिटोरियल एक्सपांशन तो था ही। दूसरा, द रूलर बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। नहीं, ये गलत बात है। धर्म का तो कोई रोल ही नहीं था, स्टार्टिंग से कोई रोल नहीं था। रिलीजन का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग रिलीजन से, देखो निजाम और मैसूर तो लड़ी रहे ना आपस में, तो ये तो मुस्लिम मुस्लिम होकर भिड़ रहे हैं आपस में, तो रिलीजन का तो कोई रोल ही नहीं था। तो ये पॉइंट तो 100% गलत है। तो खाली फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन में चेक करो, करेक्ट ही पूछा, हाँ तो इसका ऑप्शन है ए, वन एंड ओनली। आई नेक्स्ट, सब्सिडी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। गलत बात है, वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, मैं बता दिया आपको। तो पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान द ब्रिटिश रिस्टोर्ड मैसूर टू टीपू सक्सेसर। नो, टीपू के सक्सेसर को नहीं, ये वापस से कौन आ गया, बौद्धिया डायनेस्टी, राजा जो किशन राजा जो बच्चा था उसको दे दिया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ही गलत है, बहुत गलत। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो नाइदर, डी ऑप्शन। आई नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। पेशवा बाजीराव टू डिड नॉट एक्सेप्ट द सब्सिडी अलायंस सिस्टम। बाजीराव टू ने सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट नहीं किया था, किया था ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन जो इसने साइन की थी 1802 के अंदर, उसके अंदर इसने सब्सिडी अलायंस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये तो गलत है, साइन किया था, तो फर्स्ट गलत हो गया। आई नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सलबाई कंफर्म द ब्रिटिश पोजीशन ऑफ द सेलेस्टी। हाँ ये सही है। ट्रीटी ऑफ सलबाई में दो ही चीज मिलती है ब्रिटिश को, एक तो सेलेस्टी, एक एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है। तो दो ही चीजें लिखते हैं, आप याद करिए, ट्रीटी ऑफ सलबाई, सेलेस्टी और एलिफेंटा आइलैंड। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो सेकंड ठीक है, ये वाला गलत है, तो 2 एंड हो जाएगा। They took 3 एंग्लो मैसूर वॉर, 3 नहीं 4। आपको पता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 67 से 69 होगी, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 to 84 होगी, थर्ड एंग्लो मैसूर 90 to 92 होगी, एंड फोर्थ एंग्लो मैसूर होगी हमारी 98 और 99 में निपट जाएगी, मतलब टीपू सुल्तान के मरते ही खत्म हो जाएगी। तो ये चारों 4 वॉर होती है। वेयर जब हम एंग्लो मराठा के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट वॉर कब स्टार्ट होती है, रघुनाथ राव के टाइम से लेके 75 से लगभग 82 तक रहती है। सेकंड कब स्टार्ट होती है, 1803 से, फर्स्ट 75 से 82 तक रहती है, सेकंड रहती है 1803 से लगभग 1805 तक, और जो लास्ट वाली होती है 1816 से 1817, मतलब इस ड्यूरेशन के अंदर निपट जाता है पूरा। तो 3 होती है एंग्लो मराठा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? नाइदर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ सलबाई। आपको बताया रखा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा स्टार्ट कहां से होती है, ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके बाद ट्रीटी ऑफ बड़गांव, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो एंड होता है ट्रीटी ऑफ सलबाई पे, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ द थर्ड मराठा वॉर। तो थर्ड मराठा वॉर में क्या होगा, पेशवा नहीं, पेशवा को डेथ नहीं होती, उनको रंगून भेज दिया बिठूर, ठीक है, बिठूर सॉरी। और ग्वालियर का नेक्सेशन, नो, ग्वालियर का कोई एनेक्शन नहीं हुआ, सब्सिडी अलायंस सिस्टम था। ग्वालियर तो खुद आगे से आगे बोल देता है इनको, सिंधिया वाले भाई साहब कि हम आपको पिंडारी के खिलाफ मदद करेंगे, तो ये तो नहीं होता। वॉर विद पिंडारी, यस, पिंडारी के साथ युद्ध होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गया, बट एक छोटा सा है, व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे गलत है, रिजल्ट थोड़ा गलत है कि व्हाट हैपन एज अ रिजल्ट, कि थर्ड मराठा वॉर का रिजल्ट क्या होता है, तो ये तो कहीं गलत है ना। रिजल्ट में कैसे हो सकता है वॉर विद, हालांकि इसको ऑप्शन सीधे रखा, बट मुझे वो जस्टिफाई नहीं लगा। क्यों नहीं लगा?
क्योंकि जब पिंडारियों के साथ वॉर हो रही थी उस ड्यूरेशन में अटैक किया मराठाओं ने। जब अंग्रेज पिंडारियों के साथ भिड़ने में बिजी थे तो उस मौके का फायदा उठा के मराठाओं ने अटैक करा इनके ऊपर। तो थर्ड वॉर तो फिर बाद में स्टार्ट हुई ना, तो उसका रिजल्ट कैसे हो गया ये? तो इसमें जरूर सी दिया होगा, मेरे हिसाब से इसका सी नहीं, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, नन ऑफ दी अबव। बताइए आप लोग मेरे से इस बात से एग्री करते हैं? कमेंट सेक्शन बताइए प्लीज जल्दी से, मेरे रिकॉर्डिंग बंद कर दी। हाँ, तो जो 4 ट्रीटी उनका ऑर्डर ऐसा होगा, सबसे पहले आएगा बॉम्बे, फिर बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर बंगाल, इस तरह से याद रखो। तो पहली ट्रीटी कौन थी? ट्रीटी ऑफ सूरत, बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ। दूसरी ट्रीटी कौन थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बंगाल गवर्नमेंट के साथ। बंगाल मतलब मेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी था। तीसरी ट्रीटी क्या होती है? ट्रीटी ऑफ बड़गांव, बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ। चौथी ट्रीटी ऑफ सलवई, बंगाल गवर्नमेंट के साथ। तो बॉम्बे बंगाल, बॉम्बे बंगाल, ये 4 ऑर्डर रहेगा। ठीक है। फर्स्ट ट्रीटी कौन साइन करता है? रघुनाथ राव, जिसको ट्रीटी ऑफ सूरत बोलते हैं। सेकंड ट्रीटी कौन साइन करता है? हमारे पूना गवर्नमेंट। थर्ड ट्रीटी कौन साइन करता है? पूना गवर्नमेंट। और फोर्थ ट्रीटी कौन करता है? पूना गवर्नमेंट। तो बाकी तीनों पूना गवर्नमेंट के साथ है, पहली रघुनाथ राव के साथ है। क्लियर है? हमसे कौन सा पूछा हुआ? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर आपकी सेकंड वाली। तो किसके बीच में होगी? पूना गवर्नमेंट वर्सेस बंगाल। तो ये हो जाएगी अपनी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, हो जाएगी ब्रिटिश मतलब बंगाल वाला एग्जैक्ट और पूना गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है, ब्रिटिश वर्सेस पूना गवर्नमेंट। जब ब्रिटिश बोल रहे हैं तो बाई डिफॉल्ट ये बंगाल है। अगर इनको बॉम्बे बोलना होता तो लिखते बॉम्बे, बॉम्बे गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि बॉम्बे और मद्रास दोनों ही जो वॉरेन हास्टिंग ने अपने अंदर अपने जो बंगाल के अंदर सब्सिट्यूट कर ली थी रेगुलेशन एक्ट 1773 आके। ये पॉइंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देख लीजिए वाला पेन, 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए रेगुलेशन एक्ट 1773। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। और इसने क्या करा? मद्रास और बॉम्बे को अपने अंदर सब्सिट्यूट कर, मतलब इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे इसके अंडर में काम करेंगे। तो ये रेगुलेशन एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग हुआ था। ठीक है, तो इसमें जवाब होगा सही, मैंने बताया सी। एट आते हैं द टीची ऑफ बेसिन। अब बेसिन ने किसको डैमेज किया? मराठास को। मराठा सबसे रिलायंस सिस्टम साइन कर लिया, और किसी को दोगे नहीं, तो मराठा। 9 विच ब्रिटिश रूलर फाइनली डिफीटेड द मराठा। मराठा फाइनली कब आता है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे कौन होता है गवर्नर जनरल? मैं इसके लिए आपको एक बार जल्दी से गवर्नर जनरल का टेबल दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा गवर्नर जनरल कौन है। एक सेकंड की, कई बार कई लोगों दिमाग, ये गवर्नर जनरल का जो पीडीएफ है वो देख लो एक बार, सारे गवर्नर जनरल्स का मैं एक बार आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। ठीक है, और उनके टाइम पीरियड, हालांकि मैंने एक बार बहुत पहले जब पढ़ाया था शॉर्टकट आपको बताया भी था, पर इसमें आपको सारे गवर्नर जनरल का एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता चलेगा। सबसे पहले वॉरेन हास्टिंग 73 से 85। आप चाहें तो उसके पेपर पे लिख सकते हैं, प्लीज एक पेपर ले जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्योंकि बार बार आपको दिक्कत देगा। मैं गवर्नर जनरल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा आपको, मैंने देखा होगा 36 जो चैप्टर की मैंने लिस्ट भेजी थी। ठीक है, तो सबसे पहले वॉरेन हास्टिंग 73 से 85। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस आने वाले हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93, 86 से 93। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93। देयर आफ्टर सर जॉन सोरे 93 से 98। सर जॉन सोरे 93 से 98 रिकॉर्डिंग होने ना। हाँ, इसके बाद लॉर्ड विलेस्ली, हमारे सबसे रिलायंस सिस्टम वाले। ठीक है, लॉर्ड विलेस्ली 98 से 05, 98 से 05। इसके बाद सर जॉर्ज बार्लो 80, 2 साल रहता, 5 से 7, 1805 से 7 तक है बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो। तो अब आपको कोई भी इवेंट होगा ना, एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो वर्मा वॉर, तो आपको उनकी इवेंट तो पता है, उनकी डेट तो पता है, आप यहाँ से कोइंसाइड कर लेना, आपको अपना पता चलेगा उस समय गवर्नर जनरल कौन रहा होगा। जैसे एक क्वेश्चन था इसमें एंग्लो वर्मा वॉर का, फर्स्ट एंग्लो वर्मा वॉर, उसके ऑप्शन ही गलत दे रखे, 4 ऑप्शन मैच ही नहीं करता, उसका एक्चुअल आंसर अमरेस्ट होगा, बताऊंगा आपको, ऑप्शन ही गलत है, तो अभी आप समझ जाओगे। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 नेक्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, देयर आफ्टर लॉर्ड हास्टिंग 13 से 23, 13 से 23 लॉर्ड हास्टिंग, 13 से 23 लॉर्ड हास्टिंग। और अब इसी हमारा क्वेश्चन का जवाब भी यही है। हमारे क्वेश्चन में क्या था कि किसने फाइनल ईयर आया, फाइनली किसने आएगा 1817 के अंदर, 1817 के अंदर आपको होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होती है, तो उस ड्यूरेशन में कौन गवर्नर जनरल होगा? ये लॉर्ड हास्टिंग। तो हमारा जो क्वेश्चन था अभी, जो अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन गया, उसका आंसर ये था, कहां गया रे, एक सेकंड, ये वाला। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? विच ब्रिटिश रूलर फाइनली डिफीटेड मराठा, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद होगा, तो जवाब होगा आपका लॉर्ड हास्टिंग, सी ऑप्शन। ठीक है, अतः पहले उसको तरह मैं गवर्नर जनरल के टेबल को खत्म कर देता हूँ पूरी एक बार। हाँ, तो ये हो गया यहाँ तक। देयर आफ्टर आएगा अमरेस्ट, लॉर्ड अमरेस्ट 23 से 28, 23 से 28 लॉर्ड अमरेस्ट, 23 टू 28 लॉर्ड अमरेस्ट। इसके बाद हमारे आता है भाई साहब बेंटिक, विलियम बेंटिक 28 टू 35, 28 टू 35। ठीक है, देन मैटक्लिफ 35 टू 36, 35 टू 36 मैटक्लिफ। इसके बाद लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड फॉली याद होगा, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार
लॉर्ड ऑकलैंड 36-42। नेक्स्ट टाइम देखो 44 आ गया, राइट। 44 इसलिए आ गया कि बीच में एक गवर्नर जनरल मैंने लिखा नहीं है, उसके बारे में कुछ खास नहीं। इलेनबर्ग, लॉर्ड इलेनबर्ग, ठीक है। कल बात करी थी आपके बारे में, मैंने बताया था वो। इसने क्या किया था, दोस्त मोहम्मद को वापस छोड़ दिया था, ठीक है, जा भैया रिलीज कर दिया था, है ना, और रिट्रीट करने के लिए बोला था ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को, वापस आ जाओ अफगान से। तो ये वही लॉर्ड इलेनबर्ग है, तो बीच में रहेगा 2 साल के लिए। 45 से लेके लॉर्ड हार्डिंग 1, 44-48, 44-48, लॉर्ड हार्डिंग 1, फटाफट लिखिए ना। फिर नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी, खतरनाक बंदा रहेगा, इसके बारे में पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। ये सारा वही क्वेश्चन अभी जो अभी आपको क्वेश्चन है, मैंने बोला लेटर, मैंने आपको अभी क्वेश्चन में लिखा लेटर की बाद में करेंगे। ये वही देखो, सतारा, जयपुर, संबलपुर, भगतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, कि कब कब अनेक्सेशन किया। तो ये हम बाद में जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे जब इसको डील करेंगे। डलहौजी साथ में पिक्चर खत्म हो जाती है। इसके बाद में कुछ नहीं, लॉर्ड कैनिंग आएगा लास्ट, और ये लास्ट गवर्नर जनरल होगा इंडिया का। और उसके बाद ये फर्स्ट वाइसरॉय होगा। गवर्नर जनरल की पिक्चर क्लोज जाती है, इसलिए वाइसरॉय आ जाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल होगा। और फर्स्ट कौन सा था, वॉरेन हास्टिंग, गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो पहले गवर्नर रहे थे, गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स है, तो गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहेगा। उसके बाद वेंसी टाट रहेगा, फिर वापस से रॉबर्ट क्लाइव आएगा सेकंड इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से पहले गवर्नर का पीरियड था। उसके बाद गवर्नर जनरल आए, फिर गवर्नर जनरल 57 के बाद खत्म हो जाएंगे, रिवोल्ट के बाद डायरेक्टली क्राउन अपने अंडर में ले लेगा पूरे पावर को। तो क्राउन जब पावर लेगा तो वॉइस रॉय आ जाएंगे, गवर्नर का चैप्टर क्लोज। तो ये थोड़ा सा सबकी डेट वाइज मैंने आपको बता दिया है। चलिए आते वापस से क्वेश्चन पे। अब ये एडिशनल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं होते, जस्ट जिसने बनाया उसने क्वेश्चन छाप दिया कि महाजी सिंधिया का कोई जनरल कौन था, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब बारीक डिटेल हो जाएगी। हालांकि मैं टिक कर दिया है महाजी सिंधिया का, बट इसको जरूरत नहीं, स्किप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट, वेलेस्ली एक्सपेंशन पॉलिसी इन इंडिया वाज एब्रप्टली स्टॉप्ड। भैया क्यों रोक दिया, क्योंकि वेलेस्ली युद्ध पे युद्ध करे जा रहा है। ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है उसका ट्रेजरी खत्म होती जा रही है। दूसरा, नेपोलियन वहां से अपनी आंखें दिखा रहे हैं, ठीक है। रशियन थ्रेट अलग चल रहा हुआ है। तो दोनों बिल्कुल वैलिड रीजन है, ठीक है। ये दोनों बोथ दोनों रीजन बारे में बात कर चुका हूं, पहली बार बता चुका, कितनी बार बात हो चुकी है। नेक्स्ट ये वाला, विद रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ बेसिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ट्रीटी ऑफ बेसिन आपको पता सब्सिडी लाइन सिस्टम था, बट फिर भी मैं इन दोनों पॉइंट्स पे बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा जो इसमें दिया हुआ है। उसके लिए मैं आपको ट्रीटी ऑफ बेसिन के एक्चुअल टर्म दिखा देता हूं क्या थी। उसके लिए मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, देखिए ध्यान से। ये विकिपीडिया से मैंने लिया है। ट्रीटी ऑफ बेसिन की एग्जैक्ट टर्म क्या थी, तो टर्म क्या, ए ब्रिटिश फोर्स ऑफ अराउंड 6000 ट्रूप बी परमानेंटली स्टेशन विद पेशवा। पेशवा के साथ ब्रिटिश फोर्स है 6000 की। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ना कि पेशवा की आर्मी के अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स रह सकते हैं। ये टर्म तो कहीं नहीं है कि पेशवा जो आर्मी बनाएगा उसके अंदर सिर्फ ब्रिटिशर्स रहेंगे, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं यहाँ पे। ये जो बोला कि ब्रिटिश फोर्स होगी 6000 की जो वहां पे रहेगी, पेशवा अपनी आर्मी अलग सेपरेट रख सकता है, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट, एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट यील्ड 2.6 मिलियन रुपीज। ये बाकी सारे पॉइंट देगा आपके सामने, पढ़ लीजिए। मुझे मेरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डाउट ही है, मतलब थोड़ा डाउट क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि पहला पॉइंट क्या बोला, द ट्रीटी हेल्प द ब्रिटिश टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इन केस ऑफ पेशवाज डेथ विदाउट एनी नेचुरल हियर। ये तो डलहौजी करेगा बाद में। डलहौजी का जो एनेक्सेशन सिस्टम होगा वही बोलेगा कि अगर जो कोई राजा मर जाता है उसके पीछे उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, मतलब उसका कोई बेटा नहीं बचता है और कोई अडॉप्टेड पर्सन होगा तो वो फिर नहीं माना जाएगा, उसको अनेक्स कर लेगा। ये डलहौजी करेगा, तो ये तो यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट है, एज पर द ट्रीटी नो यूरोपियन एक्सेप्ट द इंग्लिश कुड बी केप्ट इन द पेशवाज आर्मी। कि पेशवा की आर्मी में यूरोपियन के अलावा नो, मतलब इंग्लिश है, उस इंग्लिश के अलावा कोई भी यूरोपियन नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट आप मुझे बताओ, इस पॉइंट को ढंग से पढ़ो, ठीक है। और इसके बाद ट्रीटी क्या है, ये ट्रीटी में पढ़ो ये वाला, द ब्रिटिश फोर्स ऑफ अराउंड 6000 ट्रूप, यही सेम पॉइंट है। अब आप मुझे बताओ क्या ये दोनों पॉइंट मैच कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो जो सेकंड स्टेटमेंट सही है, ट्रू है फॉल्स? कमेंट बताओ फटाफट कि सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या लगता है, ट्रू या फॉल्स? आराम से पढ़ लीजिए। ये रहा, ए ब्रिटिश फोर्स ऑफ अराउंड 6000 ट्रूप बी परमानेंटली स्टेशन विद द पेशवा। एक तो स्टेटमेंट ये है, और यहां क्या बोल रहा है भाई साहब, यहां ये बोल रहा है एज पर द ट्रीटी नो यूरोपियन एक्सेप्ट द इंग्लिश कुड बी केप्ट इन द पेशवाज आर्मी। गौर करिएगा, पेशवाज आर्मी, ठीक है। जल्दी कमेंट बताइए फटाफट, इतना लेट मत करो, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? ठीक है, यहां पॉइंट है कि पेशवा की आर्मी में, कि पेशवा की आर्मी में सिर्फ इंग्लिश रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। पॉइंट सिर्फ ये है, इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं यहाँ पे। पेशवा की जो खुद की आर्मी बना उसमें सिर्फ वो ब्रिटिशर्स को रख सकता है। तो ये मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, बताओ आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जो ये स्टेटमेंट है, ये ब्रिटिशर्स फौज वहां तैनात हो सकती है, ये और इसका सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली मैचिंग तो नहीं करा, ठीक है। तो अपन को ये नहीं कह सकते 100% कि 100%। जैसे आपने देखा, आपने अभी क्रिकेट मैच अगर आप देखते हो तो क्रिकेट मैच में जब भी कोई सॉफ्ट सिग्नल होता है तो अंपायर जो सॉफ्ट सिग्नल में क्या करते हैं
कि अगर जो बंदा उसको लगा कैच लिया तो आउट देते हैं, जो आप थर्ड एम्पायर वो ये चेक कर, उसको ये चेक करना है कि आउट नहीं है, तो कंक्लूसिव एविडेंस ढूंढता है कि सामने वाला बंदा आउट नहीं है। तो मेरे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है फिलहाल इस पॉइंट को गलत करने के, मतलब ये पॉइंट तो सही है कंफर्म, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये गलत लग रहा है, तो मैं यहां इसको फॉल्स करूंगा, ठीक है। अगर उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं चेक करूं तो मुझे ये सही नहीं लगा, उसमें ये बोला गया कि ब्रिटिश आर्मी को रखा जा सकता है, कहीं भी पेशवा की आर्मी के बारे में बात नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको फॉल्स करूंगा। बाकी कई जगह इसको सही भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते आगे। वो वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास। अभी वापस वही क्वेश्चन आ गया, मैंने बताया ना जिस तरह छोटे मोटे बाईस से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन प्रीलिम्स में सेट करने के हिसाब से, तो ये उसी तरह क्वेश्चन है, आप इसको इजीली स्किप कर सकते हैं, बहुत छोटी सी डिटेल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, हालांकि मैंने टिक करके बता दिया ताकि आपको इनके याद रखना, डायरेक्ट याद रख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर मैंने अब डेट आपको बताई थोड़ी देर पहले 67 से 69, दूसरी कहां से स्टार्ट होगी 80 टू 84, लास्ट 90 टू 92, थर्ड, और लास्ट जाएगी 98 टू 99 में जाएगी खत्म। तो थर्ड 90 टू 92 में हुई, इसने क्या डेट रखी है, ये तो गलत है, पहला तो पूरी तरह से गलत है, तो ये देखो ये भी गया, ये भी गया, दो बचे, तो तीन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तीन तो दोनों मारा, दो देख लो बस कि दो सही है कि नहीं। द ब्रिटिश फॉर्म अलायंस विद द मराठा एंड निजाम, बिल्कुल सही, दो बिल्कुल सही। अब थर्ड एंग्लो मैसूर में क्या हुआ था, ब्रिटिश, निजाम और मराठा तीनों ने मिलकर लड़ाई की, तो टीपू को तीनों ने मिलकर यहाँ पे हराया था, तो ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड ये हो गया सही। नेक्स्ट, which of the following were the among the reason for the defeat of the Mysore and the Maratha in the hand of the British। कि क्यों हारे दोनों, इसके रीजन तो बहुत क्लियर कट से ही है। पहला यही है कि म्यूचुअल राइवलरी, आपस में लड़ते रहते थे, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ द फैक्शंस 100% सही है। लेक ऑफ लीडरशिप कह सकते हैं, बट ये भी डिबेटेबल है, लीडरशिप का अभाव बोल सकते हैं, हाँ बट ठीक है। लेक ऑफ रिसोर्सेज तो कतई नहीं होंगे, रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं थी। टीपू के बाद देखो मालाबार से खूब कमाई कर रहा था टीपू, ठीक है। सिमिलरली मराठा भी चौथ स्वदेश मुखी, दोनों इनके हाथ में था, तो रिसोर्सेज का तो कहीं से भी एंड नहीं था। ये पॉइंट भी डिबेटेबल है, लेक ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की कमी मुझे को नहीं लगता इतना ज्यादा थी, बट हाँ अगर मराठा के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो भले आप बोल सकते हो, बट मैसूर के रिस्पेक्ट में कई चीजें थोड़ी बहुत, बट अगर जब पॉइंट वाइज बात करें तो फर्स्ट एंड सेकंड तो कंफर्म है, ये दोनों है। अब मुझे पास ये भी आ रखा है, तो अब चॉइस कुछ नहीं है, आपको तीसरे पे टिक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ ये पॉइंट थोड़ा सा डिबेटेबल है। तो 1 2 1 3। आइए नेक्स्ट में आगे। विद वूम डिड द ब्रिटिश साइन द ट्रीटी ऑफ द यांडोबू। तो ट्रीटी ऑफ यांडोबू आपको पता कैसे साइन किया था, वर्मा से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ यांडोबू वर्मा के साथ साइन किया था, उसके अंदर क्या क्या ले लिया था यांडोबू के अंदर, बताइए, बताओ ट्रीटी ऑफ यांडोबू के अंदर क्या क्या ले लिया था, जल्दी बताइए। तो हम आते हैं कहां पर, कहां तक पहुंच गए तुम लोग, यहां तक आ गए थे, ठीक है। तो ये तो वर्मा के बारे में बात होगी। अब आता नेक्स्ट, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो। अब आपको पता फर्स्ट एंग्लो वर्मा वार होती 1824 से 26, और अभी मैंने आपको बताया इस ड्यूरेशन में कौन था गवर्नर जनरल, अमरेस्ट, लॉर्ड अमरेस्ट, और चारों ऑप्शन ही गलत दे रखे, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं, तो ये सही नहीं, आपका जवाब होगा लॉर्ड अमरेस्ट। नेक्स्ट, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार का वार 1839 टू लगभग 43 कुछ इस ड्यूरेशन में था, जब रणजीत सिंह का ड्यूरेशन चला, रणजीत सिंह की डेथ के बाद वो पूरा टाइम पीरियड। तो इस ड्यूरेशन में गवर्नर जनरल, अब इसको तो मैं आपको याद करने तक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों, ऑकलैंड फॉली, तो ये तो वैसे ही पता था, इस फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बाद ऑकलैंड की फॉली हुई थी, तो ये आएगा विलियम ऑकलैंड, ठीक है, तो इसी हो गया। नेक्स्ट, टीटी ऑफ सगुलई 4 मार्च 1816, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंडिया नेपाल के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके पीछे यही ट्रीटी काम किया, तो ट्रीटी तो वैसे करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, तो डेट याद रखिएगा 4 मार्च 1816 1816, तो डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रीटी ऑफ सगले वाज साइन बिटवीन नेपाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो नेपाल में कौन, गोरखास, आपको पता है ना, गोरखान तख्ता पलट करके आगे थे पावर में, तो गोरखास। मेंस पे बाद में आते हैं। टू का बी मैंने काटा हुआ है, टू का बी, हाँ ये मैंने काटा हुआ है, यहाँ पे गलत जवाब है इसका, इसमें हो जाएगा अमरेस्ट, ये पीडीएफ में भेज दूंगा आपको ना अभी। नेक्स्ट आते हैं वापस से प्रीलिम्स के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। तो देख लीजिए जरा, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी, 75 टू 82, गलत बात है, ये मैच नहीं सही। थर्ड एंग्लो मसूर वॉर 90 टू 92, बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंग्लो वर्मीज वॉर 24 टू 26, बिल्कुल सही है। सेकंड एंग्लो सिख वॉर 45 टू 46, नो 45 46 में फर्स्ट वॉर हुई थी। सेकंड हुई 48 टू 49, तो ये गलत है, इसका मतलब दो ठीक है, 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो आंसर है 2 एंड 3, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज रिमूव बाय पावर मिस गवर्नेंस। तो मिस गवर्नेंस का पता सिर्फ अवधि था एक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फैक्टर ऑफ द कॉन्क्विस्ट ऑफ द सिंध। द कमर्शियल पॉसिबिलिटी ऑफ द रिवर सिंध, ये तो था बिल्कुल, ये तो था। नेक्स्ट, याद रखिए नॉट लिया और नॉट, तो हमको गलत बताना है, तो ये तो सही है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
ग्रोइंग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द यूरोप। अब आप सोचो जरा, सिंध पे लेके चलता हूं मैं इस क्वेश्चन को बताने, सिंध पे लेके चलता हूं, सिंध के एनेक्सेशन का रीजन क्या है, आप समझ पाएंगे कि क्या ये रीजन हो सकता है कि नहीं। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब, सिंध आ जाइए जरा, सिंध पाते हैं, अवध, सिंध, एक बार देखते हैं कि ये था। हाँ सर, आपको तो दिख ही रहा होगा साफ कि सिंध के अंदर साफ साफ लिखा है कॉन्टेस्ट ऑफ द एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज, ये साफ साफ लिखा होगा कि ये भैया ये तो था ही, ये तो पूरा पिक्चर ही उसमें चलती आ रही है, बेसिस ही वही है। फिर एंग्लो रशियन राइवलरी का पिक्चर भी था। फिर फोर मेन रीजन फॉर सिंध एनेक्सेशन, देखो जरा क्या क्या मेन रीजन थे, क्या इन रीजन के अंदर एंग्लो फ्रेंच का कोई केस आ रहा है क्या। पहला, एज अ डिफेंस फॉर द इंडियन फ्रॉम द रशियन थ्रेट, ठीक है, नेसेसरी प्रिल्यूड एनेक्सेशन ऑफ द अफगानिस्तान, ओके, कमर्शियल बेनिफिट ऑफ द सिंध रिवर, ठीक है, रिगेन इंग्लिश प्रेस्टीज व्हिच हैड सफर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। यहां तक ठीक है, मतलब इसमें कहीं भी एंग्लो फ्रेंच के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, तो आप यह समझेंगे यहाँ पे इस पूरे से अंदर कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के अंदर 70-40 से चल रहा था। उसके बाद ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है ये शिफ्ट हो गई थी नॉर्थ वेस्ट, ये पूरा चल रहा है। उसके बाद आपने देखा कि डिप्लोमेटिक मिशन भेजे डर के मारे। आफ्टर द फ्रेंच डिफीट इन द नेवल कॉन्फ्लिक्ट, नेपोलियन प्लान टू इन्वेड इंडिया बाय लैंड रूट। तो उन्होंने 4 भेजे इस तरह के, मालकम भेजा, एल्फिस्टाइन भेजा, चार्ल्स मैटक्लिफ एंड सेटोन। तो ये भी था, ये भी एक रीजन रहा था बैक ऑफ द माइंड, कहीं फ्रेंच अटैक ना कर दे। लेकिन अगर मैं अपने ऑप्शंस में आता हूं, तो जो पेपर जिसने बनाया है क्वेश्चन, उसने ये गलत किया हुआ है, ये वाला आ गया, ये वाला, ये गलत कर रहा है। जबकि हमें पता है कि ग्रोइंग एंग्लो फ्रेंच राइवलरी ये सही है, ये भी एक पॉइंट है, रशियन के अलावा ये भी एक पॉइंट था सिंध अनेक्सेशन के पीछे, तो ये भी एक फैक्टर था, ये भी एक फैक्टर था। ये दोनों सही है, हमें गलत बताना है, तो दोनों में कोई भी गलत नहीं है, तो जवाब होगा नाइदर, डी। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया हुआ है, वन का बी, इनके हिसाब से वन का बी का मतलब क्या है, ये वाला टू ओनली, तो गलत हो गया। आपको पता कि नहीं, ये नहीं है, ये भी एक रीजन था नाइदर वाले। बताओ आप मेरे से इस बात से एग्री करते हैं, प्लीज कमेंट बताइए जल्दी से। ये तो था ही हमेशा से, तो ये यहां हो जाएगा डी, ये गलत दिया हुआ है डी। चलो आगे, नेक्स्ट, हु वाज द नवाब ऑफ अवध एट द टाइम ऑफ अवध एनेक्सेशन, पता ही है मैंने आपको, वाजिद अली शाह, ठीक है, तो आ जाओ बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु वाज द नवाब ऑफ अवध हु साइंड द ट्रीटी, आपको तो ट्रीटी किसे साइन की थी, सब्सिडी अलायंस वाली ट्रीटी, सदत अली खान, बुरहानुद्दीन सदत खान नहीं, ये दूसरा वाला सदत अली खान है, तो सदत अली खान, सी। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, बैटल ऑफ मुड़की, बैटल ऑफ अलीवल, बैटल ऑफ बदोवल, बैटल ऑफ सेब्रॉन। तो इसकी ट्रिक थी एफएम पे बजेगा एबीसीडी डांस, तो ए बी ये, और इसमें एक थी एस, तो ये इसकी एक्चुअल ट्रिक है वो बैटल याद करने का जो मैंने बना रखी है। तो एफ से आ जाएगा, ठीक है, एफ, एस से फिरोज शाह, एम से मुड़की, ए से अलीवल, और बी से बदोवल, एस से सेब्रोन, और सेब्रोन लास्ट बैटल थी। तो इसका आई थिंक जो फाइंड द ऑड वन आउट सेब्रोन होना चाहिए, बिकॉज ये बाकी सब तो बैटल पहले की और सबसे लास्ट बैटल है, तो सब वही पार्ट वही है एंग्लो पंजाब वॉर के बीच में, बट जो लास्ट बैटल थी वो सेब्रोन थी। ठीक है, ये पॉइंट भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, याद नहीं आ रहा होगा मुझे पता, भूल गए होंगे आप लोग, काफी टाइम हो गया ना। देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखो, टोटल 5 बैटल थे एंग्लो सिख वॉर के अंदर, मुड़की, फिरोज शाह, बडोवल, अलीवल और सेब्रोन। तो इसको ट्रिक आपसे याद रखना, एफएम पे गाना बजेगा एबीसीडी वाला, जो है एबीसीडी डांस वाला। तो एफएम फिरोज शाह, एम से मुड़की, ए से अलीवल, बी से बदोवल, और लास्ट में एस जहां एंड कर देंगे सेब्रोन। तो ये लास्ट बैटल थी। तो अगर ऑड वन आउट फाइंड करना है, हालांकि क्वेश्चन ही भाई आते हैं, क्वेश्चन ही घटिया बना रखा है। ऑड वन आउट क्या होता है इसमें, सारी बैटल तो सेम ही थी, कुछ अलग बैटल का नाम देते तो ऑड वन आउट होता। तो क्वेश्चन वैसे तो ठीक नहीं है, बट फिर भी आप इसमें जाओ तो डी कर सकते हैं, मेरे को क्वेश्चन ठीक नहीं लगा ये। नेक्स्ट, ये देखिए फाइंड, हम ये ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, ये ज्यादा बेटर है। देखो, बैटल ऑफ चिलान वाला, बैटल ऑफ रामनगर, बैटल ऑफ गुजरात, बैटल ऑफ मुड़की, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का है, बाकी सेकंड एंग्लो सिख वॉर का है। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा सी, मुड़की। बाकी सेकंड में आपको बताना चिलान वाला, रामनगर और गुजरात होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एनेक्सेशन ऑफ द पंजाब। पंजाब वाज अनेक्स्ड आफ्टर द बैटल ऑफ द चिलान वाला, नो, चिलान वाला तो इनडिसाइसिव थी, सर हुई जॉफ कुछ नहीं है, बट नेपियर ने बाद में फाइनली किस में हराया था, बैटल ऑफ गुजरात के अंदर निपटा दिया था सिखों को, तो मतलब सिखों को हरा दिया था। तो इसका मतलब ये तो गलत है। पंजाब वाज अनेक्स्ड बाय डलहौजी, क्या इस स्टेटमेंट सही है, डलहौजी, बताइए सेकंड वाला प्लीज, क्या ये डलहौजी वाला ठीक है, जल्दी बताओ भाई, साफ साफ लिखा हुआ है ना, डेट देख लो, डलहौजी अनेक्स पंजाब, नोट्स के अंदर क्लियर दिया हुआ है। फिर नो बोलने का मतलब आपने नोट्स नहीं पढ़े ढंग से, वरना आप ऐसा बोलते ही नहीं, काम पहुंच गया अपन। ओके हाँ ये ठीक है, पंजाब वाज अनेक्स्ड बाय डलहौजी। आइए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कौन कौन सी बैटल पहले लड़ेगी। तो देखो सबसे पहले आप याद करोगे, सबसे पहले रामनगर, फिर चिलान वाला, फिर गुजरात, और फाइनली मुल्तान को कैप्चर किया गया। तो रामनगर अगर बैटल पहले आएगी तो फर्स्ट पहले आएगा
देन आएगा आपका चिलान 4, फिर गुजरात ये सी। आई एम राइट? सही बोला मैंने? एक बार चेक करो। 1 4 2 3 क्या ऑर्डर मैंने सही बताया? 1 4 2 3 जल्दी कमेंट करो फाट, या सुनो बोला करो, है तो सही, वरना आगे बढ़े फिर। यस, ठीक है। मैं बच्चा भी गलत हूँ, मुझे थोड़ा सा हो सकता है मैं शायद गलत बताया, याद ना रहो मुझे। 7 का सी, हाँ ठीक है, सही याद है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग नवाब ऑफ अवध रूल। तो आपको पता सबसे पहले बुरहान मुल्क सदत खान, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? सदत खान के बाद में सफदर जंग के बाद कौन आए? सुजाउद्दौला, असफउद्दौला के बाद सदत अली खान, उसके बाद कौन आया? हम जो लास्ट में जो पढ़ा है वाजिद अली शाह, ठीक है। तो अगर इसमें ऑर्डर वाइज बात करें, सबसे पहले बुरहान मुल्क फर्स्ट सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, बाकी देखना ही नहीं आपको। ए हो गया, 8 का ए। चलो, तो ये हमारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन तो होते हैं पूरे यहाँ पे खत्म। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चंस पे, कि सब में मेंस के क्वेश्चन करने लायक हमारे हुआ, मतलब कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो देख लेते हैं कि मेंस के क्वेश्चन करने लायक हम हैं या नहीं। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दूंगा क्वेश्चन का। व्हाट ब्रॉट द ब्रिटिश इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कंट्रीज पावर इन द 18th सेंचुरी? भैया ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि इसको बिल्कुल मतलब 250 वर्ड भी, 2500 वर्ड भी कम है इसको लिखने के लिए, कि रीजंस बताओ 18th सेंचुरी में कि ये क्यों आके लड़ा। तो इसको सबसे, मैंने आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन है 18th सेंचुरी का, तो जो मुगल के डिक्लाइन के रीजन है उनको रट जाओ, आधे से ज्यादा तो वही सेट हो जाएंगे, आधे से ज्यादा तो वही सेट हो जाएंगे, उनमें से जो भी आपको सही लगता है सेट कर दो। उसके अलावा म्यूचुअल राइवलरीज हो गया, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी दे सकते हो, बैटल ऑफ बक्सर दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रीटी साइन कर सकते हो, कमर्शियल इंटरेस्ट बोल सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। फिर वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आपने देख लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आपने देख लिया, साइंटिफिक इन्वेंशन भी आपने देख लिए वहां पे, तो उनको नए मार्केट की तलाश है, ठीक है। फिर दूसरा, उनको रॉ मटेरियल चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, अब उनको इंडिया का प्रोडक्शन रॉ मटेरियल चाहिए, और उनको रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कपड़े बना के वापस बेचेंगे। तो ये बहुत सारे पॉइंट है इसमें भरने के लिए आपको, तो ये तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत 250 वर्ड बहुत कम है इसको लिखने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बेटा तुम जितने भी हो ना यहाँ पे ग्रुप पे, ध्यान रखना, जितने भी मेंस के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करवाऊंगा आपसे, एक एक क्वेश्चन का आंसर राइटिंग आपके वर्ड में। अभी रुक जाओ, 1 दिसंबर के 1 जनवरी से इन पे आने वाला हूं मैं पूरा, तो मैं समझ लो पहले अच्छे से, इसलिए मेंस के क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि आपको सबके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा इसमें, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस देगा सब पे आपको लिखना है, ये दिमाग में बसा के रखो तुम। नेक्स्ट, व्हाट एक्सप्लेनेशन कैन यू गिव फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश अगेंस्ट द इंडियन स्टेट? अगेन ऊपर वाला सेम कहानी, बस आपको ये बताना कि क्यों सक्सेसफुल हुए, तो वही डिक्लाइन ऑफ द मुगल, उसके अलावा म्यूचुअल राइवलरीज, ठीक है। बस ये बता दी थोड़ा बहुत, ये वाला जो सिस्टम जो फॉल्टी से, तो फॉल्ट पूछा, वो फॉल्ट सब में सेम कॉपी पेस्ट हो जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, छाप देंगे पूरा, बता रखा है मैंने आपको, शॉर्ट नोट्स ही लिखना हो, ठीक है। What was the immediate cause of the third Anglo-Maratha War? क्या हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद? थर्ड एंग्लो मराठा की पिक्चर खत्म, कोई भी पावर नहीं रहेगी, ठीक है। इमीडिएट कॉज क्या होगी? जल्दी प्लीज, किसी के दिमाग में है? इसमें सुनो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आप अभी देने में सक्षम नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आप इसका जवाब अभी नहीं दे पाएंगे, तो अभी भी हमें कुछ पढ़ना बाकी है। कौन सा पढ़ना बाकी है वो हम पढ़ेंगे अभी कल की क्लास के बाद। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस जो होंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे मर्चेंट कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आएंगे, उसके बाद हमारा सिस्टम जो चेंज होगा पूरा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा 1813 के बाद किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म कर दी जाएगी, और बाकी जो यूरोपियन कंपनी है वो आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से वहां इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप होंगी, जो लेबर क्लास होगी वो यूनाइट हो जाएगी, और यूनाइट होकर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो भी वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ। तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज जो है वो होने के बाद इमीडिएट कॉजेस के अंदर आप इसमें छाप सकते हैं, बट वो हम वेट करते हैं एक चैप्टर और होने बाद, तो इसको एक चैप्टर और होने के बाद और अच्छे से करेंगे। हालांकि हालांकि आपने जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो भी बेसिक चीजें पढ़ी है मराठा वॉर के बाद, वो तो आप छाप ही सकते हो, उसके अलावा एडिशन में भी बहुत कुछ लिखेंगे, बट नेक्स्ट चैप्टर होने के बाद। नेक्स्ट, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मराठा, छाप दोगे, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। आइए नेक्स्ट, डिस्कस द रीजन लेड टू द ब्रिटिश एक्सपांशन बियॉन्ड, अगेन वही सेम कहानी। मैंने क्या बताया आपको कि जो मुगल के डिक्लाइन का रीजन है उनको तो बिल्कुल ऐसे मगअप कर जाओ कि रात को 2 बजे भी उठाए ना आपको कि भाई रीजन, तो एक साथ पूरा बोल दो, वो तो इतने इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। एवल्यूएट द रोल ऑफ द लॉर्ड ऑकलैंड इन द ऑकलैंड फॉली, तो इसका रोल पूछ रहे हैं कि इसका रोल क्या होगा, तो जो भी आपने ऑकलैंड फॉली में सीखा है फर्स्ट वो पूरा छाप देना यहाँ पे। व्हाट वाज द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर डिस्क्राइब एज द कंपाउंड ऑफ द फॉली, वो ऑकलैंड फॉली, वापस से सेम क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन पर अलग तरीके से पूछ लिया ऑकलैंड फॉली के बारे में,
पूरा बता देना किस तरह से दोस्त मोहम्मद उठाया, सूरज शाह को बैठा दिया तख्त के ऊपर, फिर बाद में जो लोकल लोग थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और उसके बाद में जो एल्फेंस्टाइन था उसको अपने जो आर्मी के साथ और जो उनके फॉलोअर्स के साथ कैंप छोड़ना पड़ गया, और वापस में इनको जो एलनबर्ग आया उसमें वापस से रिट्रीट करने के लिए बोला। तो ये पूरी पिक्चर जो मैं बताया वो पूरा इन दोनों क्वेश्चन का एज इट इज लिखनी है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सुगली। ट्रीटी ऑफ सुगली में सारे पॉइंट छाप देना। व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर? कॉजेज पूछ रहा है, तो सेकंड के बारे में बात करें, सेकंड थोड़ा सा आगे, गंडमक, जो ट्रीटी ऑफ गंडमक होती है, आई थिंक ट्रीटी ऑफ गंडमक ही बोला सही है ना, सेकंड में मैं ट्रीटी गलत तो नहीं बोला? सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर में ट्रीटी ऑफ गंडमक, सेकंड एंग्लो बर्मा वॉर के बारे में ये रीजंस हैं, ये सारे रीजन आपके सामने लिखे हुए हैं, वही वाले कि डेल्टा ऑफ इरावली रिवर जो है राइस बंगाल और बर्मा जो है टिम्बर के लिए टिन पेपर एवरी, ये वाला पूरा, प्लस 1839 में जो बर्मा में जो रेजिडेंट उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है, तो ये सारे पॉइंट है, ये लिखना है उस क्वेश्चन के अंदर। ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है एक्चुअल में वो इसका पार्ट नहीं है, वो एंग्लो अफगानिस्तान वार का था। कहाँ गए हम, कहाँ पहुंच गए थे? ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, हाँ ये हो गया था, यहाँ तो हो गया था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन पाते हैं, ये आगे। व्हाट वर द फैक्टर दैट हेल्प द ब्रिटिश इन एक्वायरिंग द पॉलिटिकल कंट्रोल इन द नॉर्थ इंडिया? क्या बोलो दोबारा से, सेम पॉइंट देख लो, हर बार घूम फिर के ये क्वेश्चन हमारे कितनी बार हमारे सामने आ गया, सेम पॉइंट, डिट्टो सेम पॉइंट। डिक्लाइन ऑफ मुगल, डिक्लाइन ऑफ मराठा, राइज ऑफ मराठा, पूरा जितना भी पढ़ा आपने पूरा सब कॉपी पेस्ट सेम चीज। क्रिटिकल एवलेट द टेन्यूर ऑफ द लॉर्ड डलहौजी एंड व्हाई, अच्छा ये अभी नहीं पढ़ सकते, ये हमने डलहौजी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, गवर्नर जनरल के अंदर पढ़ेंगे तब इसको हम डील करेंगे, लिखा हुआ है मैंने लेटर। फिर एंग्लो सिख वॉर के ऊपर सेकंड शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्रिटिकली एवलेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब एंड आल्सो डिस्कस द आउटकम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। ये पंजाब के बारे में पूरा एनेक्सेशन क्या होता है, कॉजेस क्या, रीजंस क्या, सब छाप देना पे। देन आगे चलते हैं, बस हो गया, ये लीजिए खत्म। तो ये पूरा प्री प्लस मेंस के हिसाब से मैंने आपको पूरा प्री के क्वेश्चन भी करवा दिए, मेंस के क्वेश्चन करवा दिए, और आई थिंक एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था, ये लेटर वाले छोड़ के जो भी हमने पढ़े नहीं हो सकते, क्या बात करें, जो आप मेंस के हिसाब से लिख नहीं सकते 250 वर्ड्स के अंदर। बल्कि मैं आपको ये बोलूंगा हर क्वेश्चन के बाद आपको 250 वर्ड से भी ज्यादा वर्ड है लिखने के लिए, इतना आपको पढ़ा दिया गया यहाँ पे। बताइए सही बोल रहा हूं मैं? सही बोलो ना, गलत तो नहीं? बाकी कल कंटिन्यू करेंगे अपन आगे इसी को नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ।